हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों को सलाम और दुश्मनों को भी सलाम, क्योंकि हम जानते हैं बहुत जल्दी वो दोस्त बनने वाले हैं। तो मैं हूँ कहानी बाज़ अनुपमा और लेकर आई हूँ अपना लाइव शो, जिसमें हम सुनेंगे कुछ कहानियाँ, देखेंगे कुछ खूबसूरत जगह, वहाँ क्या खाना चाहिए और कुछ प्रैक्टिकल मैजिक। तो आप तैयार रहिए मेरे शो में और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम कॉन्टेस्ट अनाउंस करेंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सही जवाबों का मतलब है आपको मिलेंगे ऑनर बैजेस और बहुत सारे इनाम। तो एवरीबॉडी रेडी? यस। एक समय की बात है, एक बहुत सुंदर सा टापू था जिसमें समुद्र की लहरें जो है वहाँ आती जाती थी और बहुत सारे कबीले उस टापू के इर्द गिर्द रहा करते थे। और क्या खास बात थी कि जब त्योहार आते थे साल में 2 बार 3 बार, तो इस द्वीप पे मेला लगता था। अब मेला लगता था तो सारे कबीले वाले वहाँ आकर मेला एंजॉय करते थे और हर साल मेले में कुछ ना कुछ नया होता था। हर कोई अपना हुनर दिखाता था, कोई गाना दिखाता था, कोई नाच दिखाता था या कुछ भी और हुनर दिखाते थे। तो इस बार जब मेला लगा तो बहुत सारे कबीले के लोग आए और एक लड़का आया जो हर चीज़ में बहुत तेज़ था, जिसके पास बहुत सारे हुनर थे। तो उसमें क्या हुआ कि अब वो उस लड़के ने अपने हुनर दिखाने शुरू किए। कभी वो गाना गाता था, कभी वो करतब दिखाता था, कभी वो जादू दिखाता था और बातें तो इतनी अच्छी करता था कि सब लोग उसकी बातें सुनने में मशगूल हो जाते थे। अब सब लोगों ने देखा कि अरे ये लड़का तो बड़ा अलग सा है और बहुत ख़ास है। अब सबका ध्यान उस लड़के की तरफ और वो लड़का बड़ा खुश कि सब लोग मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तभी उसकी नज़र पड़ी एक लड़की पर। जो ये लड़की थी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि इतनी भीड़ में भी उसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग नज़र आ रही थी। अब लड़के को लगा कि हाँ, मेरे मतलब की या मेरे जैसी एक लड़की दिख रही है जो इतनी खूबसूरत है। अब वो लड़की खाली खूबसूरत नहीं थी, उसमें भी बहुत सारे हुनर थे और उसने जब गाना गा के दिखाया तो ये लड़का बिल्कुल ही उसके ऊपर इतना ज़्यादा आकर्षित हो गया, इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने सोच लिया कि अब मुझे ज़िंदगी में बस यही लड़की चाहिए और कोई नहीं चाहिए। लड़की ने भी देखा कि ये लड़का बड़े ध्यान से उसे देख रहा है और लड़के में भी बड़े सारे गुण थे, तो लड़की को भी थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये लड़का अच्छा है, कुछ उसे पसंद आया। लेकिन जिस कबीले की वो थी वहाँ की लड़कियों की ये मर्यादा नहीं थी कि वो जाके अपने आप लड़कों से बात कर पाएँ या अपना निर्णय ले पाएँ कि हमें ज़िंदगी में किसके साथ रहना है। खैर, ये मेले में ये चलता रहा, दोनों एक दूसरे को देखते रहे और कोई ख़ास बात नहीं हुई। लेकिन देखने देखने में लोग दोनों को समझ में आ गया कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब जो ये लड़की के पिताजी थे, अब ये भी तो कोई ऐसे वैसे नहीं थे। इन्होंने नोटिस कर लिया कि भाई मेरी लड़की को इस लड़के से कुछ अट्रैक्शन हो रहा है या वो इसको पसंद कर रही है। वो देखते रहे, पूरे मेले उन्होंने देखा और जब खाने पीने का जश्न खुला तो उन्होंने देखा कि लड़के ने कोशिश करी कि लड़की से थोड़ी बहुत बात हो जाए। कभी उसने पूछा कि आप कुछ खास खाएंगी या मुस्कुरा के निकल गया। तो लड़की के पिता ने ये सब कुछ देखा। अब लड़की के पिता मन ही मन सोचने लगे कि लड़का तो अच्छा है और अगर ये मेरी लड़की का हाथ मांगता है तो मुझे कोई आपत्ति भी नहीं होगी, लेकिन शर्त ये है कि इसे मेरी लड़की का हाथ मांगना होगा अपने आप से आके, और मैं जो शर्त रखूँगा वो इसको पूरी करनी पड़ेगी, तब मैं आगे बात चलाऊँगा। अब मेला ख़त्म हो गया, सब अपने अपने कबीलों में चले गए, अपने अपने घर चले गए। अगले ही दिन इस लड़के ने पता कर लिया कि वो लड़की किस कबीले की है और वहाँ पहुँच गया और उसके पिताजी के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब पिताजी तो इस बात के लिए ऑलरेडी तैयार थे और उन्होंने सोच के भी रखा हुआ था कि मैं शर्त क्या रखूँगा। तो इससे पहले कि मैं शर्त बताऊँ, कोई गेस करेगा कि ये कहाँ की कहानी है? समुद्र है, टापू है और बहुत खूबसूरत जगह है। तो लड़की के पिता ने कहा कि तुम एक काम करो, जब मेरी लड़की से तुम शादी करना चाहते हो तो उसको रखोगे कहाँ? एक खूबसूरत सा घर होना चाहिए, क्योंकि मेरी लड़की को आदत है कि वो खुले में घूमे,
उसको जो प्राकृतिक नज़ारे होते हैं वो बहुत पसंद हैं, उसके लिए एक प्रॉपर घर तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना, उसके बिना तो मैं कैसे लड़की दूंगा। तो लड़के ने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बहुत बढ़िया सा घर बनाऊंगा। और लड़का निकल पड़ा कि एक अच्छी सी जगह चुनी जाए जहाँ पे कि वो शादी के बाद अपनी बीवी को लाके रहेगा। और उसने एक बहुत खूबसूरत जगह चुनी। एक तरफ वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर जाया करते थे, पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का रास्ता बड़ा खूबसूरत नज़ारा था, थोड़ी दूर चलो तो समुद्र था और इतनी हरियाली और इतना इतना सुहावना मौसम, इतना बढ़िया जगह लगी उसे कि उसने कहा मैं यहीं पे घर बनाऊंगा। एक बार को तो उसे लगा कि ये ना इस धरती की जगह ही नहीं है, ये कहीं और की है। अब वो उसने बड़ा अच्छा सा ये बांस का, लकड़ियों का मिला के बड़ा सुंदर सा घर बनाया और 1 महीने में बना लिया। घर बनाने के बाद वो फिर पहुंचा लड़की के पिता के पास कि अब मैंने घर बना दिया, अब आप मेरी शादी करवाइए अपनी लड़की से। तो पिताजी ने कहा हाँ ठीक है, एक बार तुम्हारा यहाँ का घर देख लेते हैं और फिर शादी कर देते हैं। घर देखा, पिताजी को बड़ा पसंद आया, क्या खूबसूरत जगह है, कहने लगे लग ही नहीं रहा है कि ये पृथ्वी लोक है, लग रहा है कोई देवलोक है। और उन्होंने लड़की की शादी उस लड़के से कर दी। अब दोनों बड़ी खुशी खुशी रहने लगे। उस घर में सब कुछ था जो उनको चाहिए था। वो कुछ सब्जियां उगाते थे, कुछ फल उगाते थे, कुछ कहीं से लकड़ी काट के ले आते थे और बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। अब ऐसे होता रहा, कुछ समय निकल गया और लड़की भी हर बार ये कहती थी कि ये जगह तो देवलोक जैसी लगती है। तो लड़का हंस के कई बार कह देता था कि यहाँ से मैं एक दिन ऐसी सीढ़ियाँ बनाऊंगा जो देवलोक जाती होंगी और फिर हम वहाँ चलेंगे। तो लड़की कहती थी अच्छा ऐसी सीढ़ियाँ कोई बना सकता है क्या? तो लड़के ने कहा चाहे कुछ हो जाए मैं बनाऊंगा। और एक दिन क्या हुआ, लड़का जो है वो जंगल में पेड़ काट रहा था, लकड़ी काट रहा था और वहाँ पर वाकई में एक देवलोक से एक अप्सरा आ गई। अप्सरा आई तो वो वहाँ अक्सर आया करती होगी क्योंकि वो जगह इतनी खूबसूरत थी। तो उसने देखा इस लड़के को और अप्सरा का दिल आ गया उस लड़के पर। अब वो उसने पृथ्वीलोक की लड़की का रूप रखा और बार बार कोशिश करी उससे बात करने की। कभी उससे पानी मांगा, कभी बोला मुझे कोई रास्ता बता दो, और उसने सारी चीज़ें बता दी लड़के ने कि ये रास्ता है, ये पानी है। तो अप्सरा को लगा कि हाँ अब मैं धीरे धीरे इसका मन मोह लूँगी। लेकिन तभी क्या हुआ कि उसकी बीवी की गाने की आवाज़ आई। शाम को वो गाना गाया करती थी और जब वो गाती थी तो ये लड़का अपने घर चला जाता था। तो जैसे ही उसकी बीवी की गाने की आवाज़ आई, लड़के ने सब कुछ छोड़ा और वो घर की तरफ चल दिया। अब जो ये अप्सरा थी ये आग बबूला हो गई कि ऐसे कैसे मुझे छोड़ के वो अपने घर चला गया। पीछे पीछे गई और जहाँ उसने देखा कि उसकी बीवी घर से बाहर निकली उसका स्वागत करने के लिए और इस लड़के ने उससे प्यार से बात करी, तो वो गुस्से में इतनी आग बबूला हो गई कि वो आग का गोला बन गई और उसने उस लड़के को भस्म कर दिया। अब भस्म कर दिया तो वो लड़का बन गया एक कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा पेड़ और कुछ भी नहीं। अब लड़के की बीवी ने जब ये देखा तो वो रोने लगी कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती। और वो रोती रही, इतना रोई कि भगवान खुद आए और कहा कि अब हम क्या करें, अब तुम्हारी इस तकलीफ़ को कैसे दूर करें। तो भगवान ने उसको एक खूबसूरत सा फूल बना दिया और उसी पेड़ पर लगा दिया कि अब तुम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होगे। और भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हें अगर कोई पेड़ से अलग करेगा या तोड़ेगा तो फिर मौसम ख़राब हो जाएगा, बारिश होने लगेगी, वो कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे आंसू होंगे। तो कोई इस पेड़ से इस फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। और आज तक भी इस जगह कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर फूल को कोई नहीं तोड़ता क्योंकि ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर पानी बरसने लगता है, मौसम ख़राब हो जाता है अगर वो फूल तोड़ो। अगर वो फूल पेड़ पर ही होता है तो मौसम बहुत खुशगवार रहता है। तो भगवान ने जब वरदान दे दिया और वो आज तक चला आ रहा है। और भी एक चीज़ हुई कि हालांकि वो लड़का भस्म हो गया था लेकिन बाद में उसने अपना एक दिव्य रूप रख के वो सीढ़ियाँ बनाई। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो सीढ़ियाँ कहाँ हैं, आप कैसे जा सकते हैं और वो कौन सी जगह है। तो अभी 2 ही गेस आए हैं मेरे पास। एक किसी ने कहा कि ये है मॉरिशस, नहीं ये मॉरिशस नहीं है, और गोवा भी नहीं है। और सोचिए कौन सी जगह है क्योंकि फिर मैं बताऊंगी। और मेरा चैनल जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जो खूबसूरत सी जगह जिसकी कहानी मैंने आपको बताई, इतनी अच्छी लव स्टोरी, और वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो सबको ये लव स्टोरी मालूम है
और आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाकर ये लव स्टोरी सुनकर, वो वाले पेड़ और फूल देखकर। तो मैं बताती हूँ ये जगह कौन सी है और यहाँ कैसे पहुँचा जाए। इस जगह का नाम है हवाई आइलैंड्स। जगह का नाम तो सब ने सुना होगा, लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ वो एक बहुत ख़ास बात है। यहाँ पर एक और छोटी जगह है, छोटा टापू है ओहाओ। वहाँ पर है हाइकू या स्टेयरकेस टू हेवन, हाइकू स्टेयर्स या स्टेयरकेस टू हेवन। 3922 यानी 3922 स्टेयर्स का ये स्टेयरकेस है, जो पहाड़ों के ऊपर इस तरह चलता है, बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग ये स्टेयरकेस है। और इसको इसलिए चढ़ते हैं कि ये लगता है यहाँ से शुरू हुआ और हेवन में जाकर ख़त्म हो रहा है, तो इसका नाम है स्टेयरवे टू हेवन। और जो उस लड़के ने प्रॉमिस किया था, उसने बाद में आके 1942 में वो एक दिव्य शक्ति की हेल्प से ये स्टेयरवे बना, ऐसा कहा जाता है। अब क्या है कि जो ये ओहाओ आइलैंड है ये होनोलुलु से बहुत पास है, यानी कि हवाई, अगर आप जाते हैं हवाई आइलैंड्स तो होनोलुलु से बहुत ही पास है, और हर कोई आपको बता पाएगा कि ये स्टेयरवे टू हेवन कहाँ है। लेकिन इसमें एक कैच है, आप गेस करिए कि वो क्या कैच है। स्टेयरवे टू हेवन तो आप जाना चाहेंगे, मुझे यकीनन मालूम है जब आपने सुन लिया है, इतनी खूबसूरत जगह है। और वो स्टेयरकेस लगभग सोचिए 4000 स्टेयर्स चढ़ो तो लगता है कि आप बिल्कुल आसमान में पहुंच गए हैं। अब कैच ये है कि ये अभी टूरिस्ट के लिए खुला नहीं है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इस पर बहुत सारा विवाद चल रहा था कि इसको डिस्ट्रॉय कर दें या इसका कुछ और किया जाए। तो अब डिसीजन ये हुआ कि इसको टूरिस्ट के लिए खोलेंगे विद अ टिकट, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेसपास करके अभी भी वहाँ चढ़ते हैं। तो आपकी ट्रैवल लिस्ट, ट्रैवल बकेट लिस्ट में होना चाहिए हवाई आइलैंड्स में स्टेयरकेस टू हेवन या हाइकू स्टेयर्स, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है, वहाँ से जो पिक्चर्स मिलेंगी, वहाँ से जो नज़ारा मिलेगा वो अनपैरेलल्ड है। और खुशी की बात क्या है, जब तक लॉकडाउन ख़त्म होगा हो सकता है ये स्टेयरकेस टूरिस्ट के लिए लीगली खुल जाए। इलीगली अभी भी वहाँ बहुत लोग जाते हैं, इसलिए बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल हैं जो ऊपर से कैसा दिखता है। तो आज की हमारी ट्रैवल डेस्टिनेशन है, हमारी कहानी थी ओहाओ आइलैंड्स हवाई की। और मेरा चैनल जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपोलोजेटिक वुमन, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस चैनल पर मिलेंगे आपको बहुत सारी स्टोरीज़, ट्रैवल डेस्टिनेशंस, और ओहाओ आइलैंड का भी वीडियो वहाँ मिलेगा, जिससे आप जान सकेंगे कि वहाँ कैसे पहुँचे और क्या क्या देखें। अगर अब हम वहाँ पहुँच ही गए हैं और हमने एटलीस्ट स्टेयरकेस टू हेवन को दूर से तो देख ही लिया, हो सकता है चढ़ने का मौका भी मिल गया हो, तो हम कुछ ना कुछ हमें हवाई की ख़ास चीज़ें खानी भी चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि वहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट आपको सोचना पड़ेगा कि हम रोज़ एक नई चीज़ ट्राई करें, कितने दिन तक करें। हमें यहाँ बहुत दिन रहना पड़ेगा अगर हमें इतनी सारी चीज़ें ट्राई करनी है। सबसे पहले है द हवाईन प्लैटर। वो वहाँ की खास इसलिए है क्योंकि उसमें एक तो राइस होता है और वहाँ की लोकल लीव्स में रैप्ड मीट या वेजिटेबल्स, जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो होता है, और कुछ खास तरह की चटनियाँ होती हैं। तो हवाईन प्लैटर वहाँ का कहना चाहिए कि एक ट्रेडमार्क है जिसको कि आप मिस नहीं कर सकते किसी भी हालत में। फिर एक और चीज़ है जो इंडियंस को काफ़ी पसंद आएगी, शेव्ड आइस कहते हैं, जिसको कि हम लोग बर्फ़ का गोला कहा करते हैं। तो वहाँ पे भी वैसा बर्फ़ का गोला मिलता है, लेकिन उस पे जो सॉसेस, सिरप्स डालते हैं वो बहुत ट्रॉपिकल और वहाँ के लोकल फ्रूट्स के फ्लेवर लिए हुए होते हैं। तो शेव्ड आइस को खाना मत भूलिएगा। उसके बाद एक होता है हवाईन कोकोनट। अब आप सोचेंगे इसमें क्या खास बात है, सारे आइलैंड्स में कुछ ना कुछ कोकोनट होते ही हैं, कहीं पे बड़े बड़े कोकोनट्स होते हैं, कहीं छोटे होते हैं, कहीं का टेस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन ये बात नहीं है। हवाईन कोकोनट इज़ अ वेरी डिफरेंट डेलिकेसी। हवाईन कोकोनट एक्चुअली कोकोनट नहीं होता है, वो चॉकलेट का बना हुआ कोकोनट होता है, जिसके अंदर रोस्टेड कोकोनट, बहुत सारे फ्रूट्स, नट्स और फ्लेवर्स भरे होते हैं। और वो इतना टेस्टी होता है कि जो लोग डाइटिंग भी कर रहे हैं ना, उनको भी मैं राय दूंगी कि एक बार तो हवाईन कोकोनट को आप ज़रूर खाएं। और फिर है टारो चिप्स। टारो वहाँ पे लोकली ग्रोन स्वीट पोटैटो होता है, और होम मेड टारो चिप्स का बड़ा ही क्रेज़ है, क्योंकि वो ख़ास टेस्ट के होते हैं और
अब आराम से होममेड नहीं मिलते, तो अगर आप आइलैंड पे जाते हैं आपको थोड़ा पूछताछ करनी पड़ेगी कि कौन कौन से फार्म्स हैं जो होममेड टैरो चिप्स बना के आपको देंगे। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। मेरा जो वीडियो है मेरे चैनल पर, उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं ओहाओ आइलैंड हवाई के बारे में, कैसे पहुंचना है, क्या खाना है, सब कुछ है उस वीडियो में। आप वहां जाकर देख सकते हैं और उसको, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आपको पता है कि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती, और आज मैं कह रही हूँ जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे इस चीज़ से। जब से लॉकडाउन हुआ है, स्कूल्स को पूरी फीस चाहिए, एक भी क्लास नहीं हुई है, और ऑनलाइन क्लास हो रही है, और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए, 3rd 4th क्लास तक के बच्चों के लिए। एक तो ऑनलाइन क्लास इतनी लंबी, 4 घंटे 5 घंटे की का कोई मतलब नहीं होता, बच्चे बैठ नहीं पाते, वो ऑनलाइन इतना ग्रैस्प भी नहीं कर पाते कि उधर से टीचर वन वे बोल रही है, और फीस पूरी चाहिए स्कूल को। ना उनका बिजली खर्च हो रहा, ना पानी खर्च हो रहा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च हो रहा है, और वो बार बार प्रेशर डालते हैं, हम टीचर्स को पैसे कैसे देंगे। आप टीचर्स की फ़ीस हमसे लीजिए, हम नहीं चाहते किसी भी टीचर का जॉब जाए, लेकिन ये मानना कि सारी की सारी फ़ीस जो हम देते हैं वो टीचर की सैलरी में जाती है, ये मैं नहीं मानती। और टीचर्स खुद भी कहती हैं कि उनको सैलरी उतनी नहीं मिलती है। और तो और हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि आप किसी भी तरह क्लास कंप्लीट कराइए। आप ये भी तो सोचिए कि वो जो स्कूल का टाइम है 8 घंटे का या 7 घंटे का, उस समय हम काम करते हैं ना, हम काम करते हैं तभी तो आपको फ़ीस दे पाते हैं। अगर हम अपना काम छोड़ के आपके ऑनलाइन क्लासेस में लग जाएंगे तो आपकी फ़ीस कहाँ से देंगे। तो ये भी समझिए कि पेरेंट्स के लिए जब बच्चा स्कूल में होता है, वो 8 घंटे उनके खुद के बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। तो फीस लीजिए, उतनी लीजिए जितनी जायज़ है। ये कहना कि स्कूल तो नॉन प्रॉफिट पे चलते हैं, ये मानने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत लॉकडाउन के टाइम में आपको अपने स्टाफ को सपोर्ट करना भी पड़ जाए तो करिए, सारी कंपनीज कर रही हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जिस तरह का प्रेशर स्कूल से आता, अभी दो, क्वार्टर वाइज ही दो, सारी फीस दो, नहीं तो हम स्कूल बंद हो जाएगा हमारा। मैं अगर हो भी जाएगा तो बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही हैं। तो पेरेंट्स के ऊपर इस तरह का प्रेशर डालना, खासकर जब पेरेंट्स खुद फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में हैं, स्कूल को थोड़ा सा सिंपैथेटिक होना चाहिए इस अजीब से माहौल में। तो ये बात मुझे नहीं समझ में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि स्कूल जाती करते हैं जब वो पूरी फीस मांगते हैं और बहुत प्रेशर डालते हैं कि आप किसी भी तरह ऑनलाइन काम ख़त्म कराइए, खासकर छोटे बच्चों का, नर्सरी के, केजी के, वो बच्चे क्या कंप्यूटर्स ऑन करके खुद से क्लास अटेंड कर सकते हैं, या ग्रैस्प कर सकते हैं, या नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है, और इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है अनुपमा द नॉन अपोलोजेटिक वुमन। अभी 1-2 रिस्पॉन्स आए हैं कि हवाई जाने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है। तो जो ये फॉल का मौसम है, माने कि जुलाई, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे मौसम वहाँ जाने के लिए बहुत अच्छे हैं। और एक और सवाल आया है कि आपने फूल का नाम नहीं बताया। हाँ, ये सवाल है। तो फूल का नाम है लेहुआ। लेहुआ लाल रंग का फूल होता है, और पूरे हवाई आइलैंड में कोई भी इस फूल को प्लक नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस फूल को तोड़ते नहीं हैं। तो ये हुई बात हवाई की, और अब आती हूँ मैं अपने प्रैक्टिकल मैजिक पे। एक ऐसी टिप जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। कभी किसी को पैरों में या हाथों के नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि वो ठीक ही नहीं होता, आप कितनी भी दवाई करते हैं और कितनी भी चीज़ें लगाते हैं वो, लेकिन वो बार बार आ जाता है। फंगल इन्फेक्शन की यही प्रॉब्लम है कि वो एक बार जाता है फिर आ जाता है। तो मैं आपको आज एक उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि 5-6 दिन में वो फंगल इन्फेक्शन हमेशा के लिए चला जाएगा। आपने करना कुछ नहीं है, सीधे से आप जो नॉर्मल विक्स आती है ना, विक्स उठाइए और फंगल इन्फेक्शन वाले नेल पर अच्छी तरह लगाइए। सुबह और शाम सोते समय लगाइए, और फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद एक बार लगाइए। 5 to 6 में इट इज़ गारंटीड कि वो ख़त्म हो जाएगा और फिर नहीं आएगा वो फंगल इन्फेक्शन कभी भी। तो आप बहुत सारी मेडिसिन्स के चक्कर में मत पड़ें, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मत खाएं, सिर्फ विक्स लगाएं, आपका फंगल इन्फेक्शन नेल्स का बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो बताइएगा मुझे मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसमें आप और क्या ख़ास सुनना चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ ख़ास स्टोरीज़ हैं, कुछ जगहों के एक्सपीरियंस हैं, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं, तो मुझे ज़रूर लिखकर भेजिए। मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगी और आपको फीचर भी करूंगी।
मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com और मेरा यूट्यूब चैनल है अनुपमा द नॉन अपोलोजेटिक वुमन। उस पे मैं फीचर करती हूँ सारे फेमस हिंदी राइटर्स की स्टोरी, कुछ शायरी, कुछ ट्रैवल, कुछ रिलेशनशिप एडवाइस। तो आप वहाँ जाकर उस चैनल को देखिए ज़रूर। आज के लिए इतना ही। मैं फिर अगले संडे आऊँगी। तो दोस्तों को सलाम और दुश्मनों को भी सलाम।